relation between drift velocity and current. बहुत सिंपल रिलेशन है. फॉर एग्जाम्पल, हम एक कंडक्टर ले लेते हैं. कंसीडर अ कंडक्टर ऑफ लेंथ L and area of cross section A ले लेता हूँ मैं उस कंडक्टर का. तो कंडक्टर इस तरीके से हो जाएगा. इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A और लेंथ L. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A. अगर इसके अक्रॉस हम लोग बैटरी लगा देते हैं तो बैटरी इस तरीके से लग जाएगी. बैटरी का वोल्टेज ले लेते हैं V. तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड E, और इलेक्ट्रिक फील्ड E की वैल्यू हो जाएगी V/L. तो हम लोग बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड सेट अप inside the conductor E will be equal to V/L. इतनी हम लोग की इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी. अब इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन्स मूव करना शुरू करेंगे. तो इलेक्ट्रॉन्स अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करेंगे और इनकी वेलोसिटी होगी Vd. ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव करेंगे. तो वी कैन से अंडर द effect of electric field, electrons will start drifting opposite to the direction of electric field. इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में ड्रिफ्ट करेंगे विद ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd. Vd ड्रिफ्ट वेलोसिटी से ड्रिफ्ट करना शुरू कर देंगे. हम ये जो कंडक्टर लेते हैं इसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम स्मॉल n मान लेते हैं. तो लेट नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर Bn. क्या? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम
that is total number of electron divided by total volume, that is per unit volume में हम लोग n मान लिया हमने कि इतने इलेक्ट्रॉन्स है पर यूनिट वॉल्यूम। तो इसके अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? टोटल इलेक्ट्रॉन्स इन L लेंथ ऑफ कंडक्टर वो हो जाएंगे इसकी टोटल वॉल्यूम इनटू स्मॉल n, और इसकी टोटल वॉल्यूम कितनी हो जाएगी? एरिया इनटू लेंथ। तो मतलब मैं टोटल वॉल्यूम इसकी बोल सकता हूं, वॉल्यूम हो जाएगी एरिया, ये एरिया ए इनटू लेंथ, दिस इज द टोटल वॉल्यूम। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? टोटल इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे स्मॉल एन इनटू टोटल वॉल्यूम, जहां पर स्मॉल एन क्या है? स्मॉल एन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो सिंपली हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम, दैट इज इक्वल टू एन ए एल। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कैपिटल एन में ले लेता हूं एन ए एल के बराबर। इतने इलेक्ट्रॉन्स इस पूरे कंडक्टर में होंगे, पूरे कंडक्टर में इतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। नाउ इलेक्ट्रॉन्स अगर इतने हैं तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स entering the left side of the conductor will exit from the right side of conductor in time कैपिटल टी। तो सिंपली ये हमारा कंडक्टर है, इसकी लेंथ है हमारी एल, और हमने इस तरीके से बैटरी लगाई है, और इसमें इस जगह से कैपिटल एन इलेक्ट्रॉन्स घुसेंगे कब? किसी भी टाइम t इज इक्वल टू 0 पे, और इतने इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से घुसे हैं वो इसमें मूव करेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी से, और यहाँ से बाहर निकलेंगे कैपिटल एन इस वायर में जाने के लिए t इज इक्वल टू कैपिटल टी टाइम पे। कुछ टाइम लगेगा यहाँ से यहाँ तक मूव करने में। तो डायग्राम के हिसाब से t इज इक्वल टू 0 एंड t इज इक्वल टू कैपिटल T, और यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकला और वो यहाँ से t इज इक्वल टू कैपिटल T पे निकलेगा, तो टाइम जो होगा, टाइम हो जाएगा डिस्टेंस L बाई स्पीड। और स्पीड कितनी है अंदर? ड्रिफ्ट वेलोसिटी से हम मान रहे हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव करेंगे इलेक्ट्रॉन्स। दैट मीन्स टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस L मूव किया उनने, और किस स्पीड से मूव किया?
वीडी की स्पीड से मूव किया है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव किया है। तो यहां पर मैं एल डिवाइडेड बाई वी डी लिख सकता हूं। तो टोटल करंट इन कंडक्टर आई को मैं लिख सकता हूं टोटल चार्ज डिवाइडेड बाई टोटल टाइम, और टोटल चार्ज को मैं क्या लिख सकता हूं, टोटल चार्ज को मैं लिख सकता हूं टोटल इलेक्ट्रॉन्स इनटू स्मॉल ई दैट इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई टोटल टाइम कैपिटल टी, दैट एम्प्लाइज आई विल बी इक्वल टू टोटल इलेक्ट्रॉन्स हमने लिए थे कैपिटल एन ई बाई टी, और कैपिटल एन की वैल्यू थी हमारी स्मॉल एन ए इंटू एल इंटू ई बाई टी, क्योंकि हम लोगों ने कैपिटल एन निकाला था, स्मॉल एन ए इंटू एल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द टोटल कंडक्टर, और टी की वैल्यू मैं यहां से पुट कर देता हूं, that implies current will be equal to NALE divided by L, और divided by VD ऊपर आ जाएगा, L से L कैंसिल हो जाएगा, and that will give us the relation for current I is equal to NEA VD, और ये रिलेशन है हमारा रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। relation between current and drift velocity काफ़ी इम्पॉर्टेंट रिलेशन है, सब लोगों को अपने माइंड में रखना है, वेयर दिस n is the number of electrons per unit volume, E is the charge on electron, A is the area of cross section, and VD is the drift velocity। तो इस तरीके से हम लोगों ने रिलेशन निकाला है करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में। इसी में से हम लोग एक रिलेशन निकाल सकते हैं relation between current density J and drift velocity VD। तो क्वाइट सिंपल है, हम लोगों को पता है J करंट डेंसिटी को हम लोग डिफाइन करते हैं I बाई A, दैट एम्प्लाइज J विल बी इक्वल टू I की वैल्यू में लिखता हूँ NEA VD डिवाइडेड बाई A, तो A से A कैंसिल हो जाएगा, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो हमारे पास में रिलेशन आ जाएगा J इज इक्वल टू NE VD। ये रिलेशन हो गया करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में। खुशी क्लियर है? खुशी, दीपांशी, यस सर, कौशलेंद्र, कौशलेंद्र, अफसार, चेष्टा, क्लियर है सर, हितेंद्र, यस सर क्लियर, जलज,
Yes, sir. कृष्णाश्री, Yes, sir. Clear है. लव, Yes, sir. मानसी, Yes, sir. पुष्कर, Clear है, sir. राधिका, Yes, sir. रुद्राक्ष, सर आपने स्टार्टिंग में E इक्वल्स टू V बाई L लिखा था. हाँ हाँ हाँ, स्टार्टिंग में E इज इक्वल टू V बाई एल लिखा था ये रहा. हाँ, यहाँ पे जो V है ये पोटेंशियल है, वॉल्यूम नहीं है. सौरभ, Sir, clear. श्रेया, Clear, sir. बबीता, Yes, sir. Clear है. व्योम, Clear. विशाल, विशाल, Yes, sir. Clear है. ठीक है. एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग. A copper wire has a resistance of 10 ohm and area of cross section is 1 millimeter square. A potential difference of 10 volt is applied across the wire find drift speed of electrons if number of electrons per cubic meter of copper is 8 into 10 to the power 28 electrons. एक बार सब लोग ट्राई करेंगे.
2 मिनट दे रहा हूँ मैं, उसके बाद मैं सॉल्व कर दूंगा। आंसर आना चाहिए 0.078 मिलीमीटर पर सेकेंड। किसी का आया? कर रहा है सर। सर आ गया। आ गया? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। पहले मैं करंट निकाल लूंगा। करंट हो जाएगा V/R, और वोल्टेज दिया हुआ है 10 और रेजिस्टेंस दिया हुआ है 10, तो करंट हो गया 1 एम्पियर। और I इज इक्वल टू NEA, VD का रिलेशन लगाता हूँ, इसमें से VD मेरे को निकालना है, तो VD हो जाएगा I/NEA। दैट मीन्स ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो जाएगी 1, और n की वैल्यू हो गई 8 इंटू 10⁻28, और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज हो गया 1.6 इंटू 10⁻19, और एरिया दिया हुआ है 1 मिलीमीटर स्क्वायर। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1 मिलीमीटर स्क्वायर को 1 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर में। तो इसका मतलब हो गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमारी हो जाएगी 1 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 16, एक 10 ऊपर गया, ये वाला पॉइंट हटा तो, और इंटू 10⁻28 तो मैंने नीचे ही रखा, और 10⁻19 ऊपर चला जाएगा, और यहाँ पे 10⁻6 ऊपर चला जाएगा। दैट एम्प्लाइज ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो जाएगी हमारी 10⁻19 प्लस 1 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 16, और ऊपर इसमें 28 माइनस कर देता हूँ। दैट एम्प्लाइज ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमारी कितनी आ जाएगी, 19 और 1 20 में से 28 चले गए तो माइनस का 8 और प्लस का 6 माइनस का 2, दैट इज 1/8 इंटू 16 इंटू 10⁻⁻2। तो ये हो जाएगा 1/6 8 48, 128 इंटू 10⁻⁻2। तो 1/128 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/128 मेरे ख्याल से इसको सॉल्व करेंगे तो यही आएगा 0.078। ये मीटर, सॉरी इसको एक बार सॉल्व करो, क्या आ रहा है? सर 0.0078। 0.0078, तो ये आ रहा है मीटर पर सेकंड में, और मिलीमीटर पर सेकंड में रखेंगे अगर इसको, तो हम सर इंटू 10⁻⁻2 भी आएगा। इंटू 10⁻⁻2 मतलब और 100 से डिवाइड। तो एक पॉइंट आगे ले लेता हूँ मैं, तो 0.0078
एक पॉइंट यहाँ ले लिया मैंने, तो एक जीरो और नीचे चली जाएगी, 0.078 डिवाइडेड बाई 1000 मीटर पर सेकेंड, और इसको मैं लिख सकता हूँ 0.078 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड, और इसका मतलब होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो जाएगी हमारी 0.078 मिलीमीटर पर सेकेंड। क्लियर है सबको? तो इस तरीके से हम लोग के पास क्वेश्चंस होंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी के। अब हम लोग कुछ कह रहे हो रुद्राक्ष? क्लियर। हम लोग देखते हैं माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। हमको मैक्रोस्कोपिक फॉर्म तो ओम्स लॉ की पता है। मैक्रोस्कोपिक फॉर्म क्या है? मैक्रोस्कोपिक फॉर्म है V इज इक्वल टू IR। ये मैक्रोस्कोपिक फॉर्म है, 10th क्लास में हम लोगों ने पढ़ी हुई है। यहाँ पे मैं मैक्रोस्कोपिक फॉर्म से माइक्रोस्कोपिक फॉर्म लेने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अगर मेरे पास में ये एक कंडक्टर है और इस पे हमने वोल्टेज लगाया हुआ है, तो लेट्स से V वोल्टेज हम लोगों ने लगाया हुआ है, इसकी लेंथ है सपोज से L, रेजिस्टेंस है R, और इसमें करंट फ्लो कर रहा है I, एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज कैपिटल A, और करंट ऐसे फ्लो कर रहा है इस रेजिस्टेंस में। तो मैं सिंपली बोल सकता हूँ कि V वोल्टेज लगाया है L के अक्रॉस, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर कितनी हो जाएगी? तो इसके अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं देखूँ E, तो E की वैल्यू हो जाएगी V/L। तो मैं V की जगह लिख सकता हूँ E इंटू एल, दैट एम्प्लाइज V की जगह लिख सकता हूँ मैं E इंटू एल, और इस तरफ I की जगह लिख सकता हूँ मैं I इज इक्वल टू NEAVD इंटू R। दैट एम्प्लाइज मैं E इंटू एल को NEA और VD की जगह में E टाउ बाय M लिख सकता हूँ। जो हमने रिलेशन निकाला था VD इज इक्वल टू E टाउ बाय M, बिकॉज VD इज इक्वल टू E टाउ बाय M, ये रिलेशन था हमारा। तो VD की जगह में ये लिख दिया। अब देखना ये वेक्टर है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी वेक्टर है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, ये E की वैल्यू वेक्टर है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये कैंसिल हो गई यहाँ पे, और यहाँ रह गया हमारा R। दैट एम्प्लाइज मैं लिख सकता हूँ L इज इक्वल टू NE स्क्वायर A टाउ बाई M इंटू R, और इसका मतलब सीधा सीधा मैं R की वैल्यू निकाल सकता हूँ ML अपॉन NE स्क्वायर A टाउ। ये हमारा रेजिस्टेंस का माइक्रोस्कोपिक फॉर्म है। ये फॉर्मूला
माइक्रोस्कोपिक फॉर्म बता रहा है रेजिस्टेंस का। माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ रेजिस्टेंस। और मैं इसी फॉर्मूले में यहीं के यहीं, अगर अच्छा हमको एक फॉर्मूला और पता है, रेजिस्टिविटी भी हम यहीं के यहीं निकाल देते हैं। R इज इक्वल टू रो एल बाई ए का फॉर्मूला हमको पता है, तो इसको मैं इक्वेट कर सकता हूँ एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए टाउ से। तो ए कैंसिल हो जाएगा और एल कैंसिल हो जाएगा, तो हमको रजिस्टिविटी की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? इसका मतलब हो गया हमारी रजिस्टिविटी की वैल्यू हो जाएगी m अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। ये माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ रजिस्टिविटी है। तो रेजिस्टेंस भी हो गया, रजिस्टिविटी भी हो गया। अब हमको ओम्स लॉ देखना है बस, कि ओम्स लॉ हमारा माइक्रोस्कोपिक फॉर्म में क्या बोल रहा है। तो मैं अगेन उसी रिलेशन से शुरू कर रहा हूँ, V इज इक्वल टू आई आर, और V को मैंने लिख दिया E इंटू एल इज इक्वल टू आई आर, और R को मैंने लिख दिया I रो एल बाई ए, और मैं इसको लिख सकता हूँ I बाई ए, मैं इसको इस फॉर्मेट में लिख सकता हूँ ई एल इज इक्वल टू I बाई ए रो एल, और I बाई ए क्या होता है हमारा? J होता है करंट डेंसिटी। दैट एम्प्लाइज L से L कैंसिल हो जाएगा, मैं लिख सकता हूँ E इज इक्वल टू J इंटू रो, दैट इज रजिस्टिविटी। रजिस्टिविटी को इधर लेके जाते हैं, तो J इज इक्वल टू 1 बाई रो इंटू ई, और 1 बाई रो हो जाता है हमारा कंडक्टिविटी, रजिस्टिविटी का उल्टा। ये हो जाता है हमारा सिग्मा से हम डिनोट करते हैं, एंड सिग्मा इज कंडक्टिविटी। तो हमारा माइक्रोस्कोपिक फॉर्म आ जाता है ओम्स लॉ का, J इज इक्वल टू सिग्मा E। दिस इज द माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। अब ये तीनों माइक्रोस्कोपिक फॉर्म्स का इंपॉर्टेंस क्या है, ये फॉर्मूले हमको याद करने होंगे। मैं एक बार इनके इंपॉर्टेंस के बारे में बात कर रहा हूँ कि इन फॉर्मूला से हमको क्या क्या चीजें पता चल रही हैं जो कि अभी तक मैक्रोस्कोपिक फॉर्म में पता नहीं चल पा रही थी। सबसे पहले हम लोग माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ को देखते हैं। तो J इज इक्वल टू सिग्मा E। इस रिलेशन से हमको क्या क्या पता लग रहा है? पहली चीज जो हमको पता लग रही है वो ये है कि करंट डेंसिटी is directly proportional to electric field. And direction of J is same as that of E. इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही करंट डेंसिटी होगी। सेकेंड थिंग जो हमको इससे पता लग रही है
वो है इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, अगर ई की वैल्यू यूनिफॉर्म होगी देन जे इज ऑल्सो यूनिफॉर्म। तो मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तभी करंट डेंसिटी कांस्टेंट है। और ये केस तब है जब हम एक बैटरी लगा रहे हैं और बैटरी का वोल्टेज कांस्टेंट है, इसलिए बैटरी जो उसको इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड कर रही है वो यूनिफॉर्म है, और इसी की वजह से जो उसमें करंट फ्लो कर रहा है वो स्टेडी है, क्योंकि जे की वैल्यू कांस्टेंट है। थर्ड थिंग, if E is equal to 0, that is this happens in electrostats when charges are at rest। तो जाहिर सी बात है जब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो रही है तो जे की वैल्यू जीरो हो रही है, जे इज इक्वल टू जीरो, और इसका सीधा सीधा मतलब है करंट जीरो हो रहा है। तो मतलब जो भी चार्ज है वो रेस्ट पे आ गया, और रेस्ट पे उसके ऊपर वो दोबारा से रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा चार्ज उस कंडक्टर पे, और तब उसके अंदर में कोई भी करंट नहीं होगा। तो जब डायनेमिक कंडीशन होती है, जब चार्जेस फ्लो कर रही हैं, तब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड तभी जीरो होती है व्हेन चार्जेस आर एट रेस्ट। अगेन हम और क्या बात कर सकते हैं, इफ करंट has not reached steady state, flow of charge is not constant, then current through different cross-sectional areas at any instant may be different। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास में एक कंडक्टर है, वो इस तरीके का है, इस तरीके का हमारे पास कंडक्टर है। अगर कोई भी एक वायर है, इर्रेगुलर शेप्ड है, इसमें अगर मैं अलग अलग क्रॉस सेक्शन एरिया देखूं, एक क्रॉस सेक्शन एरिया मैं यहाँ ले सकता हूँ, एक क्रॉस सेक्शन एरिया में यहाँ ले सकता हूँ, एक क्रॉस सेक्शन एरिया में ऐसे ले सकता हूँ, एक क्रॉस सेक्शनल एरिया में ऐसे ले सकता हूँ, 1 2 3 4। तो इन सभी क्रॉस सेक्शनल एरियाज में से करंट तभी सेम होगा जब स्टेडी स्टेट होगी। तो यहाँ से I1 I2 I3 I4 they will be same, I1 will be equal to I2 will be equal to I3 will be equal to I4 in steady state। जब स्टेडी स्टेट हो जाएगा तब ही करंट सेम होगा, और जब करंट सेम होगा तब ही करंट डेंसिटी सेम होगी। अदरवाइज करंट डेंसिटी J1 J2 J3 J4 एंड सो ऑन हम अलग अलग ले सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा
माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ से क्या क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है हमको? इसको जनरली कभी कभी हम रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोल देते हैं। नाउ दूसरा हमारा फॉर्मूला है रजिस्टिविटी का। तो रजिस्टिविटी हमारी फॉर्मूला है, रजिस्टिविटी रो विल बी m अपॉन n e स्क्वायर टाउ। इसमें ध्यान से हम देखें तो हम लोगों को कुछ चीजें दिखेंगी। रजिस्टिविटी is independent of length and area। ना तो L आ रहा है यहाँ पर, ना A आ रहा है। तो रेजिस्टिविटी उस मटेरियल के लेंथ पे और एरिया पे किसी पे भी डिपेंड नहीं करेगी। यहाँ पर m जो है वो कांस्टेंट है, दैट इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कोई भी मटेरियल हो, कॉपर हो या सिल्वर हो, हर एक के लिए ये तो सेम ही होगा। और E जो है दैट इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ये भी सेम होगा। तो दीज टू आर सेम फॉर ऑल मटेरियल्स। सभी मटेरियल्स के लिए ये सेम है। तो अगर इन दोनों को मैं हटा दूं तो रो किस किस पे डिपेंड कर रहा है? रो डिपेंड कर रहा है n पे और टाउ पे। तो इन दोनों को अगर मैं एनालिसिस में से रिमूव कर दूं तो रो किस किस का फंक्शन है? रो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n एंड टाउ। अब ये जो n है ये अलग अलग मटेरियल के लिए डिफरेंट है कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स किसमें कितने हैं। कॉपर में अलग होंगे, सिल्वर में अलग होंगे, जिंक में अलग होंगे। सो दिस n इज डिफरेंट for different materials। और tau depends on lattice structure and so it is also different for different materials। और इसीलिए रजिस्टिविटी अलग अलग मटेरियल की अलग अलग होती है, पर एक पर्टिकुलर मटेरियल के लिए रजिस्टिविटी कांस्टेंट रहती है। मेरे ख्याल से क्लियर है सब लोग को? से यस। यस सर। हाँ हाँ हाँ, और लिखो और लिखो, आत्मा को शांति मिल रही है। बस हाँ, तृप्त तो हुई, सारी इच्छाएं पूरी हुई। अब ये तो सर एक बोनस बार है। रिपीट कर दीजिए, इंडिपेंडेंट है जहाँ से। कहाँ पे, किस जगह? रो इंडिपेंडेंट का बताया जहाँ पे। देखो n तो अलग अलग चीजों पे डिपेंड करेगा कि कॉपर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, तो वो तो सब मटेरियल के लिए अलग अलग है। और टाउ की वैल्यू भी अलग अलग होगी। टाउ क्या है? टाउ इज द टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स। तो अगर दो एटम दूर दूर है किसी मटेरियल में तो टाउ की वैल्यू ज़्यादा होगी, और दो एटम अगर पास पास हैं, लेटिस छोटा छोटा है, तो बार बार टकराएगा ज़्यादा। तो मतलब ये चीज़ें मटेरियल की बनावट पे और नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करती है। रेजिस्टिविटी लेंथ और एरिया पे डिपेंड
नहीं करती, इसलिए डिफरेंट मटेरियल के लिए रेजिस्टिविटी की वैल्यू डिफरेंट होती है। ओके सर। तीसरा माइक्रोस्कोपिक फॉर्म हमने लिया था रेजिस्टेंस का। R इज इक्वल टू ml अपॉन ne स्क्वायर टा। अब सिंपल सी बात है, R दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है। R एक तो रजिस्टिविटी पे डिपेंड कर रहा है, और R लेंथ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो मतलब लेंथ अगर ज्यादा होगी तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, एरिया अगर कम होगा तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। तो मोर रेजिस्टेंस मींस, ज्यादा रेजिस्टेंस होने का मतलब क्या है, मोर लेंथ एंड नैरो क्रॉस सेक्शन एरिया। वायर जितना पतला होगा और जितना लंबा होगा उसका रेजिस्टेंस उतना ज्यादा होगा। तो तुम लोगों ने ये चीज नोट करी होगी कि जब हम लोग एसी के लिए वायर लगाते हैं तो हम गेज के हिसाब से वायर लाते हैं, मोटा वायर लाते हैं, मोटी गेज का। और जब हम लोग पंखे की मोटर को देखते हैं तो पंखे की मोटर में बहुत पतला कॉपर वायर लपेटा हुआ है। तो पंखे की मोटर में पतला क्यों, और एसी के कनेक्शन के लिए मोटा क्यों? क्योंकि एसी के कनेक्शन में जब हम मोटा वायर ले रहे हैं, कॉपर है, तो रो तो वही है दोनों के लिए, चाहे पतला हो चाहे मोटा हो। तो एरिया जो बड़ा है तो वहां रेजिस्टेंस कम है। तो कॉपर वायर में जब करंट फ्लो करेगा तो वो हीट अप नहीं होगा क्योंकि रेजिस्टेंस कम है। तो कॉपर वायर को हम किस लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, स्विच से एसी के अंदर इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाने के लिए। हम ये नहीं चाहते कि इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाने में ही वायर गर्म हो जाए और वेस्ट हो जाए, इसलिए मोटा वायर गर्म नहीं होगा, एसी करंट काफी ज्यादा खींचेगा। तो अगर पतले वायर में से मैं वही करंट खींचूं तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, और ज्यादा बार हिट करने से जो एनर्जी है वो लॉस होगी हीट की फॉर्म में, इसलिए वायर गर्म हो जाएगा। और गर्म होके अगर मेल्टिंग पॉइंट से ज्यादा गर्म हो गया तो वो उड़ जाएगा। ये फिनोमेना है फ्यूज के उड़ने का। तो मोटा वायर होगा तो आराम से करंट को फ्लो करेगा। और पंखे में हम ज्यादा करंट नहीं दे रहे हैं, हम पहले पंखे में लगे हुए कंडेंसर को चार्ज कर ले रहे हैं, और वो कंडेंसर एकदम से पंखे को करंट दे रहा है जिससे कि पंखा मूव करना शुरू कर रहा है। फिर धीरे धीरे वो कैपेसिटर चार्ज हो रहा है और एक स्पार्ट में करंट दे रहा है, तो जिससे कि मोमेंटम मेंटेन है पंखे का लगातार। तो करंट कम दे रहे हैं लेकिन अंदर जो है वहां पर हमको अफेक्ट चाहिए मैग्नेटिक अफेक्ट का, इसलिए हमने रेजिस्टेंस कम वाला वायर लिया है, सॉरी रेजिस्टेंस ज्यादा वाला वायर लिया है, उसकी लंबाई बहुत ज्यादा कर दी है और एरिया बहुत कम किया है कि करंट ज्यादा फ्लो ना करे और हीट ज्यादा जनरेट ना हो। घूमना चाहिए, हमको घुमाना है पंखा। तो धीरे धीरे और बेसिक चीजें समझ में आ जाएंगी। तो सिंपली माइक्रोस्कोपिक फॉर्म हम लोग साफ साफ देख सकते हैं कि ज्यादा इंफॉर्मेटिव है एज कंपेयर टू द मैक्रोस्कोपिक फॉर्म। सो वी कैन से माइक्रोस्कोपिक forms are more informative when dealing with electronics। जब हम छोटे छोटे मोबाइल बनाएंगे तब हमको माइक्रोस्कोपिक फॉर्म की काफ़ी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ छोटे छोटे कंपोनेंट्स हैं और छोटा छोटा सर्किट है। वहाँ पर यही
फॉर्म्स ज़्यादा इंफॉर्मेशन हमको प्रोवाइड करेंगी, मैक्रोस्कोपिक फॉर्म उतना वर्क नहीं करेगी। थिक था ना एसी वाले केस में वायर, थिक, क्योंकि हमको करंट को फ्लो करवाना है। किसने पूछा था क्वेश्चन? पुष्कर तुमने पूछा था क्वेश्चन? हाँ सर, मैंने पूछा सर, मैं एसी पूछ रहा था। एसी वायर थिक ले रहे हैं। तो अभी अपने एसी वाला केस बताया था ना। हाँ, हाँ, थिक क्यों ले रहे थे? रेजिस्टेंस थिक इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमको सिर्फ करंट को फ्लो करवाना है, रेजिस्टेंस कम चाहिए जिससे कि हीट कम हो। तो एसी करंट तो ज्यादा ड्रॉ करेगा और वायर हीट नहीं होगा। हीट कब होता? जब रेजिस्टेंस ज्यादा होता। तो हम रेजिस्टेंस कम रखेंगे जिससे कि हीट कम जनरेट हो। और रेजिस्टेंस कम करने का मतलब क्या है? एरिया ज्यादा, एरिया ज्यादा तो रेजिस्टेंस कम। ठीक है सर। अगर वो वही तुम किसी एक पावरफुल लोड को, जैसे प्रेस है, तुम पतले वायर पे चलाओ तो हमेशा क्या होता है, वो तार पिघल जाता है, तार जल जाता है, क्योंकि वो पतला वायर है। तो जो हमारी प्रेस है वो करंट तो काफी सारा ड्रॉ कर रही है, उसको करंट तो बहुत चाहिए। तो जिस वायर में से करंट आ रहा है उसका रेजिस्टेंस हमने ज्यादा कर दिया, अगर वो पतला है तो क्या होगा, वो हीट ज्यादा होगा। और हीट ज्यादा होगा तो मेल्टिंग पॉइंट से ज्यादा गर्म हो जाएगा, तो वो पिघल जाएगा उस जगह से, इसलिए वायर जल जाता है, पिघल जाता है। अब इसमें से मैं एक इंफॉर्मेशन निकालूंगा 3 पॉइंट्स की, ध्यान से देखेंगे सब लोग। आज हम इन 3 पॉइंट्स को ही लास्ट डिस्कस करेंगे। पहले मैं डिस्कस करूंगा कॉज ऑफ रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस भला क्या है क्या चीज? तो हम इसको सिंपली लिख सकते हैं, ऑब्स्ट्रक्शन टू फ्लो ऑफ करंट। रेजिस्टेंस क्या है? ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो ऑफ करंट। collisions are the basic cause of resistance। रेजिस्टेंस का कारण क्या है? collisions। larger number of collisions per second means smaller the relaxation time tau। अगर टाउ कम होगा, यहाँ टाउ की वैल्यू कम होगी तभी तो आर की वैल्यू ज्यादा होगी। तो मतलब ज्यादा कोलिजन्स होने चाहिए, मतलब रिलैक्सेशन टाइम कम होना चाहिए, तो नंबर ऑफ कोलिजन्स ज्यादा होंगे। हायर द रेजिस्टिविटी, टाउ की वैल्यू कम होगी तो रेजिस्टिविटी भी ज्यादा होगी। रेजिस्टिविटी क्या थी? m/ne² टाउ। हेंस हायर द रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस बेसिकली क्या है? टकराहट है। जब भी हम रेजिस्टेंस की बात करें तो तुम्हारे दिमाग में सबसे पहले कोलिजन आना चाहिए। रेजिस्टेंस इज इक्विवेलेंट टू कोलिजन। रेजिस्टेंस इज इक्विवेलेंट टू कोलिजन। तो जब भी तुम वायर को देखो और रेजिस्टेंस की बात करो तो आज के बाद में तुम्हारे दिमाग में सबसे पहली इमेजिनेशन, इलेक्ट्रॉन्स बार बार एटम से टकरा रहे हैं। अगर वो ज्यादा टकरा रहे हैं तो रेजिस्टेंस ज्यादा है। इन दोनों फिनोमिनास को अपने माइंड में कोरिलेट कर लो।
रेजिस्टेंस इज नथिंग बट कोलिजन्स पर यूनिट टाइम। तो ये बात हो गई रेजिस्टेंस की। दिस इज द कॉज ऑफ रेजिस्टेंस। व्हाट इज द कॉज ऑफ रेजिस्टेंस? कॉज ऑफ रेजिस्टेंस इज कोलिजन्स। दूसरी चीज, हाई रेजिस्टिविटी of alloys। एक तो होता है कंडक्टर, एक होता है इंसुलेटर, और एक होता है बहुत से कंडक्टर्स को मिला के या कई सारी चीजों को मिला के हम लोग एमलगम बनाते हैं, जिसको कि हम लोग एलॉय बोलते हैं। जैसे नाइक्रोम हम जब लैब में इस्तेमाल करते हैं तो जनरली नाइक्रोम, मैंगनीन और कॉन्स्टेंटाइन, ये तीन मेजर वायर यूज करते हैं लैब में। जो वायर यूज होते हैं रेजिस्टेंस वगैरह बनाने के लिए, या बाजार में तुम रेजिस्टेंस खरीदने जाओगे तो वो नाइक्रोम, मैंगनीन या कॉन्स्टेंटाइन का होता है। ये सब अलग अलग एलॉयज हैं। और जैसे मैं एक आध का एग्जांपल बताऊंगा, बाद में इनको हम डिस्कस कर लेंगे। जैसे नाइक्रोम है, नाइक्रोम में निकल और क्रोमियम मिलाया गया है। तो निकल और क्रोमियम ये दोनों मिलाने से नाइक्रोम वायर बन रहा है। मैंगनीन में मैग्नीज प्लस नाइक्रोम ये मिलाए गए हैं। तो ये एलॉय कहलाते हैं। एलॉयस का रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। ये कंडक्टिंग वायर्स में यूज नहीं करते। कंडक्टिंग वायर कॉपर का मिलता है बाजार में, एल्युमिनियम का तार मिल जाएगा तुमको। लेकिन अगर हम नाइक्रोम का वायर लेंगे तो वो असल में रेजिस्टेंस बनाने के काम आ रहा है, वो कंडक्शन करने के काम नहीं आ रहा है। तो इनका रेजिस्टेंस ज्यादा क्यों होता है एलॉयस का? ध्यान से समझना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ये क्वेश्चन कई बार आता है एलॉयस के बारे में बोर्ड में। सपोज से मैं नाइक्रोम की बात करता हूं, तो Ni 2 पॉजिटिव एंड क्रोमियम 3 पॉजिटिव आयंस ऑक्यूपाई। सर हाँ, हमारी केमिस्ट्री क्लास है। अच्छा अच्छा अच्छा, 5-2 हो गए। बस 1 मिनट रुको बस। निकल और क्रोमियम के आयन रैंडम लोकेशंस पे हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉन को पास करने के लिए एक रैंडम मोशन लेना पड़ता है। सो इलेक्ट्रॉन्स फॉलो अ वेरी डिफ्लेक्टिव path, kind of zigzag, और इसलिए रेजिस्टेंस इनका ज़्यादा हो जाता है। तो मैं अगर दोनों को देखूं तो जैसे ये एक कंडक्टिंग वायर है और ये एक एलॉय है, ये एलॉय और ये कंडक्टर। इसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा तो वो ऐसे फ्लो करेगा, और इसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा तो उसमें रेंडमाइजेशन ज़्यादा हो जाएगा। ये कंडक्टर और ये अलॉय। ठीक है, केमिस्ट्री क्लास ले लो बाकी लोग।